हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को देखा था और कहा था कि कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्या प्रोडक्ट होता है और साथ ही साथ में दो टाइप के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में बात किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं हाइड्रोजनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, ये साइक्लोअल्कीन है जो डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर है। इसको आपने हाइड्रोजनेट किया या कहें रिडक्शन किया, हाइड्रोजन प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया तो आपको ए प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखिएगा तो क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड खत्म हो गया है। अब जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जा करके बन गया है, यानी एक पाई बॉन्ड जो है आपका टूट चुका है और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो पहला अंतर आपको दिखेगा अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखिएगा तो। और क्या अंतर आपको इस केस में दिखता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिखेगा कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो बैक साइड से जुड़ा है, या कहें दोनों हाइड्रोजन जो है सेम साइड से जुड़ा है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे डैश लाइन पे दिखाया। इस तरह का एडिशन जिसमें ग्रुप जो है एक ही फेस से आके जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सिन एडिशन को फॉलो कर रहा। बेसिकली डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन भी होता है। डबल बॉन्ड का शेप कैसा है? डबल बॉन्ड प्लेनर है। कोई अल्कीन लीजिए तो क्या होता? प्लेनर होता। तो उस प्लेनर शेप पे अटैक ऊपर के फेस से भी हो सकता है, अटैक नीचे के फेस से भी हो सकता है। अगर दोनों सेम साइड से हुआ तो हम लोग बोलेंगे सिन एडिशन। अगर एक बार अटैक ऊपर से हुआ और दूसरा ग्रुप का अटैक नीचे से हुआ तो उस केस को हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन। तो अल्कीन पे दोनों ही टाइप के एडिशन देखे जाते हैं, एंटी एडिशन एज वेल एज सिन एडिशन। हाइड्रोजनेशन जो है सिन एडिशन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक अल्कीन दिया हुआ है और इस अल्कीन को आपने हाइड्रोजनेट किया, सेम चीज, हाइड्रोजन प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इसको आपने रिएक्ट किया तो क्या होगा, इसमें जा करके हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो आप देखिए दोनों हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है सेम ही साइड से ऐड हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये सिन एडिशन का एग्जाम्पल है। तो आखिर अब क्वेश्चन उठता है कि ये सिन एडिशन ही क्यों होता है, हाइड्रोजन का जो जुड़ना है एंटी क्यों नहीं होता है? तो इस बात का आंसर आप केवल मैकेनिज्म को समझ के ही दे सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको इस तरह का सिचुएशन आए तो आपको मैकेनिज्म ही देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। बेसिकली जो प्लैटिनम के साथ रिएक्शन हो रहा है वो एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो मेटल, रेनी निकल कहिए या प्लैटिनम कहिए या प्लैटिनम कहिए, सब जो होता है सॉलिड होता है और आपका अल्कीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में आप बबल करते हैं। तो तीनों ही डिफरेंट फेज में है, यानी कि हम कहें कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। तो आप करते क्या है, आपका जो मेटल का जो सरफेस होता है, कोई भी मेटल, प्लैटिनम इस केस में है, मेटल का सरफेस, बेसिकली मेटल को हम लोग पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। तो जो मेटल का सरफेस होता है उसके ऊपर जब हाइड्रोजन पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जाके उस मेटल सरफेस में एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब करने का मतलब हुआ उसमें जो डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं उसमें जाके फिट हो जाता है। आपको याद होगा कि जो मेटल होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल खाली है, प्लैटिनम, निकेल, ये सब में डी ऑर्बिटल खाली है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसमें जाकर फिट हो जाता है, इसलिए अल्कीन को हाइड्रोजनेट करने में मदद करता है।
तो मान लीजिए आपके पास ये मेटल का सरफेस दिया हुआ है और आपने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास किया। तो हाइड्रोजन गैस को जब आप पास करेंगे तो हाइड्रोजन पहले मोलिकुलर फॉर्म में होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी हाइड्रोजन एटम जो है जुड़ा हुआ मोलिकुलर फॉर्म में है। जब ये है मोलिकुलर फॉर्म, इसके ऊपर जब आप पास करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाकर के अंदर में घुस जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है डी ऑर्बिटल में चला गया और इस बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग की तरह दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह दिखाया और दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम है जो कहीं अलग पे बॉन्ड डिस्टेंस के हिसाब से दूसरे वाले डी ऑर्बिटल में जाकर फिट हो गया। तो अब जब ऐसा हुआ तो होगा क्या कि ए वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड का टूटने का चांस है। बेसिकली ये बॉन्ड कहीं टूट जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग प्लैटिनम को कैटालिस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। यानी हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा। अब फाइनली यहाँ से जब आपका बॉन्ड टूट जाएगा तो एक जो है आपका ऊपर की तरफ ऐसे दिखेगा, कुछ आप ऐसे कह लीजिए, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। एक जो है हाइड्रोजन कुछ ऐसे दिखेगा और दूसरा हाइड्रोजन कुछ ऐसे दिखेगा, यानी ये बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आपका चला गया। तो ये जो है आपका प्लैटिनम हाइड्रोजन के बॉन्ड को, मोलिकुलर हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो था आपका मोलिकुलर फॉर्म था हाइड्रोजन का, मगर अब कैसा फॉर्म है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपके पास ए है, इसके बाद आप इसके ऊपर अल्कीन पास करिए। तो एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। ए आपका मेटल का सरफेस है, इस मेटल सरफेस में दो हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ आपको दिख रहा। ऐसा बहुत सारा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हमने केवल दो ही हाइड्रोजन को दिखाया है, और भी हाइड्रोजन इस केस में होंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। जब आप अल्कीन इसके ऊपर से पास करिएगा तो अल्कीन जो होता है प्लेनर होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर से आप अल्कीन पास करिएगा, यानी मेटल सरफेस के ऊपर से अल्कीन पास हो रहा, तो ये क्या करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और उसी टाइम पे कुछ बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ भी बनाना शुरू करेगा। यानी आप कहें कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि दोनों ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया। इधर भी बॉन्ड बन रहा, इधर भी आपका बॉन्ड बन रहा। सेम टाइप पे, चूंकि कार्बन का टेट्रावैलेंसी को मेंटेन रखना हमको, यानी ए वाला जो बॉन्ड है टूटना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी आपको उतना ही रखना, यानी कि ए भी बॉन्ड जो है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। यानी ए बॉन्ड जो है इसको भी धीरे धीरे आप तोड़ सकते हैं। तो ए बॉन्ड भी टूटना शुरू हो गया और ए वाला बॉन्ड भी आपका टूटने लगेगा। तो ए बॉन्ड भी टूट रहा आपका, यानी सारा बॉन्ड टूट रहा है। आप कहेंगे कि ए बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये मेटल के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है। उसी तरीके से इधर वाला बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटल का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बन का, इस पाई बॉन्ड जो था वो भी आपका ब्रेक हो रहा। तो एक तरह से कहिए ट्रांजिशन स्टेट टाइप का चीज है। इसमें अगर देखिएगा तो दोनों हाइड्रोजन जो किधर से अटैच हो रहा, नीचे से। कुछ देर के बाद फाइनली क्या हो जाएगा कि ए वाला बॉन्ड जो है पूरा ही बन जाएगा, ए वाला बॉन्ड पूरा बन जाएगा और ए वाला बॉन्ड पूरा बन जाएगा, ये पूरा बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग इसी फिगर में फिर से दिखा देते हैं। तो या चाहें तो दूसरा फिगर भी बना सकते हैं। तो बाद में फाइनली क्या हो जाएगा, आपके पास एक कार्बन था, ये तो पहले से ही था, ए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पूरा बन गया, ए हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड पूरा बन गया और मेटल के साथ जो बॉन्ड था लूज हो गया, यानी मेटल सरफेस आपका फिर से जैसा लिया था आपने वैसा ही फ्री हो गया। इसलिए इसको हम लोग कैटालिस्ट भी बोलते हैं, यानी जैसा आपने लिया था फाइनली आपको वैसा ही फ्री हो गया।
तो इस केस में अगर आप देखिए तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा। इस चीज को आप ट्रांजिशन स्टेट में भी देख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में जो है दोनों हाइड्रोजन जो है सेम ही साइड से ऐड हुआ, इसलिए एडिशन कैसा हुआ, ये एडिशन आपका सिन एडिशन का एग्जाम्पल हुआ। तो यानी कि इस रिएक्शन को अगर हम प्रोडक्ट लिखने को आपसे कहें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो आप बहुत आसानी से आप ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन जो जुड़ने जा रहा वो सेम ही साइड जुड़ेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि डैश लाइन पे अगर हाइड्रोजन को रखेंगे तो CH3 को ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी डैश लाइन पे हाइड्रोजन को रखा आपने तो CH3 को आपको सॉलिड लाइन पे दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोसेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोसेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। स्टीरियोसेलेक्टिविटी क्या होता है? जैसा कि अब शब्द से क्लियर है, स्टीरियोसेलेक्टिविटी यानी एक स्टीरियो आइसोमर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दो बन सकता है, कोई रिएक्टेंट है, रिएजेंट दिया हुआ, दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा, यानी एक ही प्रोडक्ट को फेवर करेगा, यानी एक ही स्टीरियो आइसोमर जो है आपका बनेगा, दूसरा वाला बहुत ही कम परसेंटेज में बनेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है वो एक एग्जाम्पल है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज वन ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स forms in greater amount than the other. लाइन पे अगर हाइड्रोजन को रखेंगे तो CH2 को ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी डैश लाइन पे हाइड्रोजन को रखा आपने तो CH3 को आपको सॉलिड लाइन पे दिखाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोसेलेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टीरियोसेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? स्टीरियोसेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे कोई रिएक्शन में दो स्टीरियो आइसोमर्स बन रहा है तो जो मेजर होगा आपको एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, यानी एक स्टीरियो आइसोमर को आपने सेलेक्ट कर लिया, यानी रिएक्शन ने सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन है ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि वन ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म इन ग्रेटर अमाउंट देन द अदर। सो दो आइसोमर बन रहा अगर तो उसमें जो एक होगा वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, यानी उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको यहाँ एक एग्जाम्पल से हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ, इसको आपने हाइड्रोजनेट किया प्लैटिनम और कार्बन के साथ। यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है। आप जब हाइड्रोजनेट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड पे जाकर के हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएगा। आपको ये बताना है दो पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन को ऐड होने का, चाहे तो टॉप फेस से ऐड हो चाहे तो बॉटम फेस से ऐड हो। किस फेस से ज़्यादा आसानी से ऐड होगा, यानी कहें कि किस फेस पे ऐड होने का रेट फास्ट होगा।
तो अब देखिए ऊपर वाले फेस में क्या है, ऊपर वाले में एक पहले से ही बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ, यानी कि जब हाइड्रोजन ऊपर से आएगा तो इसके आने के प्रोसेस को स्टेरिकली हिंड्रेड करेगा, इसलिए ऊपर से अटैक का चांस कम है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेरिक ग्रुप लगा हुआ, यानी हाइड्रोजन जो है इस मॉलिक्यूल में नीचे से ऐड होगा। तो दोनों हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ नीचे से ऐड कर दीजिए और दूसरा हाइड्रोजन को यहाँ नीचे से ऐड करिए। तो जैसे इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे ऐड करिएगा तो इस CH3 ग्रुप क्या होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया CH3 ग्रुप ऊपर चला गया और हाइड्रोजन आकर के नीचे से ऐड हो गया। तो आपका ए वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यानी नीचे से आसानी से हाइड्रोजन जुड़ सकता है। मगर जब आप इसी रिएक्टेंट में या इसी मॉलिक्यूल में ऊपर से हाइड्रोजन जोड़िएगा, जिसका कि चांस बहुत कम है, तो CH3 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से और हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। मगर ये जो प्रोडक्ट होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस है ऊपर से जब हाइड्रोजन आ रहा है। तो हम लोग इसी बात को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अकर्स एट द लेस हिंडर्ड फेस ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का लेस हिंडर्ड फेस है, इस केस में ऊपर वाला फेस ज़्यादा हिंडर्ड था, नीचे वाला फेस कम हिंडर्ड था, इसीलिए इस केस में नीचे वाले फेस पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है आसानी से होगा। दूसरा चीज कहा जा रहा, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज एडेड फ्रॉम द बॉटम द मिथाइल ग्रुप इज पुश्ड अप। जैसे कि अभी हमने कहा जब हाइड्रोजन एटम को आप नीचे से ऐड कर रहे हैं इस पे, तो ए मिथाइल ग्रुप क्या है, ऊपर की तरफ पुश हो जा रहा, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है इस केस में CH3 ग्रुप ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो गया और ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है। इस केस में एक दो प्रॉब्लम करते हैं ताकि जो भी डिस्कस किया वो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहला प्रॉब्लम है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ए मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस 1 बुटाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स in 7:1 ratio. Explain why. तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ, इसमें एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब इसको जब आप हाइड्रोजनेट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है और कहा जा रहा है कि दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा हम दूसरी तरीके से दिखाते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2, ये प्लेनर हो जाएगा क्योंकि CH2 जो होता है प्लेनर, इस साइड को हमने इधर दिखाया और यहाँ जो है उसको हम लोग इधर दिखा रहे। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगा, ऊपर में जो कार्बन है, चलिए नीचे लिख लेते हैं, नीचे में जो कार्बन है इससे 3 CH3 लगा हुआ और ऊपर में यहाँ पे क्या है, एक ए वाला ग्रुप था और एक हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ लगा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आने का चांस ऊपर से भी है और हाइड्रोजन का आने का चांस नीचे से भी है। किधर से हाइड्रोजन को आप आसानी से ऐड करिएगा, यानी कि कौन जो फेस है लेस हिंडर्ड है। नीचे वाले फेस में एक बहुत बड़ा ग्रुप पहले से ही लगा हुआ, ए वाला जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, CH3 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 बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि नीचे में पहले से लगा हुआ। तो इसीलिए इस केस में अटैक होने का चांस जो है ऊपर से, क्योंकि ऊपर का फेस जो है लेस हिंडर्ड फेस है, यानी कि इस केस में दोनों हाइड्रोजन ऊपर से जुड़े तो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी ऊपर से अगर आप जोड़ दीजिए, इसका हाइड्रोजनेशन करिएगा आप, तो इधर तो जैसा है वैसा ही रह गया, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया हमने। और यहाँ पे हाइड्रोजन को आप ऊपर से ऐड करिए, क्योंकि क्या कहा हमने कि ऊपर वाला फेस लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक ऊपर हाइड्रोजन आएगा और ये CH3 हो जाएगा जो कि खुद से नीचे चला जाएगा, तो CH3 नीचे चला गया। दूसरा यानी ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। दूसरा एक और पॉसिबल प्रोडक्ट था जो कि माइनर होगा। इस केस में सेम चीज, यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख लीजिए। अब क्या करना है,
हाइड्रोजन को नीचे से ऐड करिए तो CH3 ग्रुप जो है ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। ए प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, क्योंकि इस केस में जो है हाइड्रोजन जो है नीचे से आया है, वो ज़्यादा हिंडर्ड फेस है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर इसको देखिएगा तो इस केस में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसको हम लोग सिस कह सकते हैं, और इस केस में दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो इसको हम लोग ट्रांस कह सकते हैं। तो ट्रांस प्रोडक्ट है, ये सिस प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिस इज टू ट्रांस का जो रेशियो है वो 7:1 का रेशियो। लॉजिकल है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका रेशियो है 7:1 का। यही चीज आपको एक्सप्लेन करना था, तो आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जो फेस है नीचे वाला स्टेरिकली हिंड्रेड है, इसलिए नीचे से हाइड्रोजन का एडिशन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसका रेशियो जो है कम हो जा रहा, उसका परसेंटेज जो है कम हो जा रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। इसमें कहा जा रहा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि एक रिंग ऊपर है और एक रिंग नीचे है और दोनों कनेक्टेड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब इसको हाइड्रोजिनेट करिएगा तो दो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और कहा जा रहा है आपसे ये भी पूछा जा रहा दे विल बी ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स। क्या जो दोनों प्रोडक्ट बनेगा सेम अमाउंट में बनेगा कि अलग अलग अमाउंट में बनेगा? फिर वही बात, इस केस में देखिए कौन सा फेस जो है हिंडर्ड फेस है। टॉप फेस जो है हिंडर्ड फेस है क्योंकि ऊपर में ब्रिज है, हिंडर्ड, सो अस्टेरिकली हिंडर्ड फेस है। नीचे में अटैक आसानी से हो सकता, यानी आप जो है हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्ड पे नीचे से ऐड करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जब ऊपर से ऐड करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हम नीचे से ऐड करते हैं, तो नीचे से ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर नीचे से आपने ऐड किया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका ब्रिज है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH3 हो जाएगा। अब चूंकि नीचे से ऐड किया है आपने, यानी हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन जो है नीचे जाएगा, और CH3 किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, यानी CH3 जो है ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। तो ये नीचे की अटैक करने से ये प्रोडक्ट बना है, और ये जो प्रोडक्ट होगा मेजर होगा। इस केस में क्वेश्चन में पूछा था कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा। रीजन आपने क्या दिया? रीजन दिया कि इस केस में एक फेस जो है अस्टेरिकली हिंड्रेड है, इसी कारण से मेजर माइनर का इशू बन जाता है। दूसरा प्रोडक्ट तब बनेगा जब अटैक आपका ऊपर से हो। तो अगर अटैक आपका ऊपर से होगा तो कैसा प्रोडक्ट दिखेगा? फिर से आप एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना लीजिए, यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका ब्रिज है इस दोनों कार्बन के बीच में, तो आपका अटैक ऊपर से हो रहा है इस बार, तो हाइड्रोजन ऊपर से आकर जुड़ेगा, यानी कि ऊपर से आकर जुड़ा तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, और नीचे आपका CH3 ग्रुप चला जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट इस केस में आपका होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर आपका हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, यानी एक आइसोमर को मेजर और दूसरे को माइनर चूज कर लेता, और रीजन इसका क्या है? अस्टेरिकली हिंड्रेड फेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो जब किसी अल्कीन को आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो क्या होता है? दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप किसी एक अल्कीन को ले लीजिए, सो यहाँ पे आपको एक टिपिकल अल्कीन हमने शो किया। इसको जब आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो एक पाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा और दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा? फॉर्म हो रहा। कौन सा सिग्मा? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, और जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा वो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा।
दो सिग्मा CH बॉन्ड का जो एनर्जी है एक पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन से ज़्यादा है, यानी जो प्रोडक्ट है स्टेबल हो गया, यानी कि ये रिएक्शन कैसा होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी इस रिएक्शन में कुछ हीट भी बाहर निकलेगा। तो इसी बातों को हमने यहाँ लिखा, द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज द टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड formed are stronger than the combined strength of bonds broken। जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसका स्ट्रेंथ से मजबूत बॉन्ड बना है, इसलिए रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो भी हीट निकलेगा डेल्टा H उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो अब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करके अल्कीन की स्टेबिलिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ आइसोमेरिक अल्कीन दिया हुआ, तो उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड का क्या स्ट्रक्चरल इफेक्ट है, यानी कि डबल बॉन्ड पे कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटीन है आपके पास, 4 कार्बन है, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में, तो इसका सिस पॉसिबल है और इसका ट्रांस पॉसिबल है। तो आप कहिए इसका सिस लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। CH3 ये इसका ट्रांस वाला फॉर्म हो गया, ब्यूटीन का जो है ट्रांस वाला फॉर्म ये हो गया, बेसिकली ये 2 ब्यूटीन है। और इसका सिस वाला फॉर्म भी लिख लीजिए, CH3CH, ये वाला ऊपर वाला हमारा सिस था, तो हम लोग नीचे में ट्रांस बना लेते हैं HCH3। एक आइसोमर इस कंपाउंड का और हो सकता है जब हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते पहले पोजीशन पे, तो उस आइसोमर को भी आप लिख लीजिए जब पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, 4 कार्बन का चेन है। इसको अगर हाइड्रोजनेट करिएगा, इसको अगर हाइड्रोजनेट करिएगा, इसको अगर हाइड्रोजनेट करिएगा, और प्लैटिनम वगैरह आपको दिया हुआ, प्लैटिनम कार्बन हर केस में दिया हुआ, आप खुद बताइए कि क्या तीनों प्रोडक्ट में कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, तीनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। 4 कार्बन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। तो अगर आपका अल्कीन जो है आइसोमेरिक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यूज करके अल्कीन का स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हो क्या गया, उसमें प्रोडक्ट सेम हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। तो देखिए कैसे बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है और हर केस में प्रोडक्ट आपका ब्यूटेन था, 4 कार्बन का चेन और अल्केन हो गया, तो हर केस में ब्यूटेन है। बाई एक्सिस पे यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी है एंड एक्स एक्सिस पे स्पेसिस है। तो मान लीजिए जब 1 ब्यूटीन है तो उस केस में जो हीट रिलीज होता है वो इतना रिलीज हो रहा, सिस 2 ब्यूटीन के केस में इतना रिलीज हो रहा, और ट्रांस 2 ब्यूटीन के केस में सबसे कम हीट रिलीज हो रहा। सबसे कम हीट रिलीज यानी ये जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, यानी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, यानी ट्रांस वाला जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और 1 ब्यूटीन जो है सबसे कम स्टेबल है। तो जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाइएगा, एक और चीज़ें होती है जिसको कि हम लोग देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाने से अल्कीन को स्टेबिलिटी मिलता है। पहले इस बात को समझ लीजिए, इस फिगर में हम ये कह रहे हैं कि आइसोमेरिक अल्कीन है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करके आप अल्कीन का स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जैसे आप कहेंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन जो है ज़्यादा स्टेबल है सिस 2 ब्यूटीन से, और सिस 2 ब्यूटीन जो है 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है। यानी ऑर्डर क्या हो गया, 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल, उसके बाद सिस 2 ब्यूटीन, उसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटीन। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको पता है तो स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जिसमें ज़्यादा हीट निकल रहा वो आपका उतना ही कम स्टेबल है।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन जो है वो सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद सिस 2 ब्यूटीन, उसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटीन का ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी में। तो ये हुआ अगर आपका अल्कीन जो है आइसोमेरिक है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ नॉन आइसोमेरिक अल्कीन बाय यूजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैनॉट बी डन। अगर आपके पास नॉन आइसोमेरिक अल्कीन है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यूज करके उसका स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते, नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज सच अल्कीन यील्ड्स डिफरेंट अल्केन्स, यानी फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या था, फाइनल प्रोडक्ट सब सेम ही था। तो आप शुरू में ऊपर में किसी भी पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करिए, फाइनली तो आपको एक ही पॉइंट पे आना, इसीलिए आप कंपेयर कर पा रहे थे। अगर आपको या तो शुरू वाला सेम है या तो लास्ट वाला सेम है, तभी कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि नॉन आइसोमेरिक अल्कीन है तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, या कहें कि नहीं कर सकते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी को। तो अल्कीन जो है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या फिर अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो इस केस में देखिए एक टेबल आपको दिया हुआ है जिसको कि हमने किसी रेफरेंस बुक से लिया है। इस टेबल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है। अगर अल्कीन आपका अनसब्स्टिट्यूटेड है, यानी सिंपल दो कार्बन का होगा तभी तो अनसब्स्टिट्यूटेड होगा ना, एथीन, उसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रहा 136 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इस टेबल में दिया गया। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो सब केस में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो ये 125 या तो 126। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी दो सिचुएशन हो सकता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड चाहे तो अंदर में है चाहे तो बाहर में। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे R ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे R ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। मगर ये इंटरनल भी हो सकता और चेन के लास्ट में भी हो सकता। यहाँ R लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, और इधर साइड में एक R ग्रुप आपका लगा हुआ, तो इंटरनल नहीं है, ये टर्मिनल है। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है उसका दो सिचुएशन हो सकता है, या तो टर्मिनल है या तो इंटरनल है। तो देखिए टर्मिनल के केस में डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो एनर्जी जो है 116, 17, 18, माने कि आप कहिए कि एवरेज 117 के आसपास आप ले सकते हैं। इंटरनल है तो इस केस में 119, 14, 13 से लेकर के 119 तक है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना होगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है उस केस में कम हो गया, और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है उस केस में कम हो गया। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो सबसे ज्यादा एनर्जी मोनो उससे कम, डाई उससे भी कम। ये हो सकता है 117 हो, इंटरनल और टर्मिनल दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड उससे भी कम, और जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसमें और भी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हालांकि इस केस में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अगर आइसोमेरिक अल्कीन है तभी कर सकते हैं, अल्कीन आइसोमेरिक नहीं है तो नहीं कर सकते। बट एक जनरल रूल हम बना सकते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो कितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कितना है, ट्राई एंड टेट्रा के केस में कितना है, और उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कौन अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो मोनो के केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा, लेस स्टेबल, और टेट्रा के केस में ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज हो रहा, मोर स्टेबल। यानी टेट्रा जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी इधर से इधर आप जाइएगा तो स्टेबिलिटी आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो हम समराइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाइएगा डबल बॉन्ड पे, उसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। एक दो प्रॉब्लम करते हैं तो आपको बातें और क्लियर होगी। कहा जा रहा एक्सप्लेन वाई, सो आपसे पूछा जा रहा है इस केस में, एक्सप्लेन वाई द स्टेबिलिटी ऑफ 2-methyl-1-propene can be compared to the stability of isomeric butenes using heat of combustion data, but this stability cannot be directly compared using heat of hydrogenation data. आपको पास 2-methyl-propene दिया हुआ है, तो अब 2-methyl-propene पहले लिखिए,
1 2 3, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और ये प्रोपीन है, ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया आपका। इसका जो आइसोमेरिक अल्कीन है, क्या हो जाएगा इसका आइसोमेरिक अल्कीन? तो आपको दिया हुआ आइसोमेरिक ब्यूटीन, यहां पे देखिए आइसोमेरिक ब्यूटीन। तो 4 कार्बन का क्या होगा आइसोमेरिक ब्यूटीन? आपका आइसोमेरिक ब्यूटेन हो सकता है ऐसा 3 4, ए हो सकता है या तो आपका ए हो सकता है, ए आइसोमेरिक ब्यूटीन हो गया। तो कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई स्टेबिलिटी ऑफ 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, यानी 1, इसको मान लीजिए 1 नंबर कंपाउंड है, कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक ब्यूटीन्स, 2 इसको कह लीजिए और 3 इसको कह लीजिए। ये अलग बात है कि इसमें सिस ट्रांस भी होगा। यूजिंग हीट ऑफ कंबसन डेटा, हीट ऑफ कंबसन डेटा को यूज करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन स्टेबल है कौन नहीं स्टेबल है। रीजन बड़ा ऑब्वियस है, इस सबका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? 4 कार्बन का अल्कीन है यानी C4H8, C4H8 और यहां पे भी C4H8। अगर इसको जलाइएगा, ये अल्कीन का जो है एनर्जी अलग अलग होगा, मगर जलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम होगा। तो इसको अगर आप जलाइए, हीट ऑफ कंबसन में क्या होता है, इसको हीट दीजिए और इसको कंबसन कीजिए, तो ए आपको बनाएगा CO2 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, तो 4 मोल कार्बन हो गया और इधर पे आपको 8 4 12, तो 6 मोल ऑक्सीजन इधर आप ऐड कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया और कुछ एनर्जी निकलेगा डेल्टा H, हीट ऑफ कंबसन के बराबर। तो चाहे तो आप 1 को जलाइए इसको, चाहे तो इसको जलाइए, चाहे तो इसको जलाइए, आपको हर केस में 4 मोल CO2 और 4 मोल H2O मिलने जा रहा। तो अब आप इसका स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना पाएंगे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट नीचे वाला लाइन सेम हो गया। क्योंकि सब केस में क्या है, आप इसको सोच सकते हैं ऐसा कुछ कि मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप बनाइएगा तो फाइनल प्रोडक्ट तो 4 मोल CO2 है प्लस 4 मोल H2O है, ये तो सेम है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आएगा, जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है ज़्यादा है, उसके बेसिस पे आप इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, मगर हाइड्रोजनेशन में नहीं कर सकते। हीट ऑफ कंबसन में कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो है सेम है, मगर जब हाइड्रोजनेट करिएगा तो सारा प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। इसका जो चेन होगा वो इस तरह का चेन होगा, इसका चेन और इसका चेन तो सेम हो जाएगा, यानी 2 और 3 से तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मगर एक का जो प्रोडक्ट होगा 2 और 3 के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा। इसीलिए इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा हम लोग यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या हुआ, 1 2 and 3 will give different product, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये अलग बात है कि इस केस में 2 और 3 जो है वो सेम ही प्रोडक्ट दे रहा, इसीलिए प्रोडक्ट डिफरेंट है, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे स्टेबिलिटी को। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन and 2 methyl 2 butenes are 127 and 137 kilojoule per mole respectively. Assuming that the following equilibrium reaction can be established, predict the delta H for this reaction. इस रिएक्शन का आपको क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। तो बड़ा आसान है, आपको दिया हुआ क्या है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन क्या हो गया, ऐसा ही हम लोग बनाते हैं जैसा कि दिया हुआ इस केस में। 1 पे ब्यूटीन ग्रुप लगा हुआ, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 1 2 3 4, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसको हाइड्रोजनेट अगर आप कर रहे हैं H2PD कार्बन, तो क्या प्रोडक्ट होगा, सिंपल आपको ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो है 127 किलोजूल पर मोल के बराबर, 127 किलोजूल पर मोल। और दूसरा बार कहा जा रहा है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन।
दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ 2 मिथाइल, तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है 2 ब्यूटीन, यही हो गया आपको। इसको जब आपने हाइड्रोजनेट किया H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो आपको ए प्रोडक्ट मिला, और इस केस में एनर्जी जो रिलीज हो रहा वो है 113 किलो जूल पर मोल के बराबर। तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना, अगर आप हेस्ला यूज करिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, इस रिएक्शन को तो जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी पहला जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरा को रिवर्स कर दीजिए। अगर दूसरा रिवर्स कर दीजिएगा तो ये जो है इधर आ जाएगा, यानी दूसरा को रिवर्स करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा को रिवर्स कर दे रहे हैं, यानी दूसरे वाले इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर रिएक्टेंट जो था प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट जो था वो आपका रिएक्टेंट हो गया, यानी कि इधर साइड में रिएक्शन हो गया। तो इस केस में डेल्टा एच कितना हो गया, अब डेल्टा एच इसका हो जाएगा -113 किलो जूल पर मोल, या कहें कि जब रिवर्स किया है डेल्टा एच को तो ऐसा ही साइन रहेगा। अब इक्वेशन 1 और 3 क्या मॉडिफाइड 2 है, 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 + 3, और इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी रिवर्सिबिलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो आप एज्यूम करिए कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए वाला रिएक्शन जो है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए तो आपको जो है रिवर्सिबल रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और डेल्टा एच दोनों को जोड़ दीजिएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ए वाला मोलिक्यूल और ए वाला मोलिक्यूल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा एच हो जाएगा 14 किलो जूल पर मोल। तो इस केस में जो डेल्टा एच आपका आ गया वो आ गया 14 किलो जूल पर मोल। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस किया, और हाइड्रोजनेशन के मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और से और वीडियो बना सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर, थैंक यू।